हाय एवरीवन, ये वीडियो होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके जीएस पेपर 3 में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और ये हमारी वीडियो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं मेडिकल रिसर्च में। उनमें से एक ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जो कि काफ़ी पहले से यूसेज में रहा है, पर इसे बहुत ज़्यादा हवा मिली है पेंडेमिक के दौरान। तो हम समझते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के द हिंदू के पेपर में भी ये आया है, न्यूज़पेपर में। और आप संडे का द हिंदू ज़रूर पढ़ा करें, आपको अगर साइंस एंड टेक के बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं प्री में और मेंस में भी बनते हैं। प्रीलिम्स में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन के दौरान उन्होंने ये पता लगाया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं कोविड-19 के वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होती हैं, जो कि एक फॉरेन इन्वेडर यानी फॉरेन एंटीजेंस कहते हैं जिन्हें हम, उनसे लड़ने में मदद करती हैं। जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल ज़बरदस्ती आ गया, जैसे आपको बुखार या वायरस या बैक्टीरिया, तो उनसे लड़ने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीजेंस यानी जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं जिनसे हार्म हो सकता है बॉडी को, वो कहलाते हैं एंटीजेंस। और जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारी नॉर्मल बॉडी से अलग कैसे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दरअसल लैब्स में बनाई जाती हैं, स्पेशली एक एंटीजन को लेने के बाद। कि जैसे आपने सुना होगा कि स्नेक के जहर से ही उसका क्योर बनता है, उसके वेनम से। वैसे ही एंटीजन, एक स्पेसिफिक एंटीजन से लेने के बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं लैब्स में। तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और काफ़ी प्रिसाइज होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इन्हें मोएब्स भी और मैब्स भी कहा जाता है। ये प्रोटीन होते हैं जो लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं। इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। अगर स्पेसिफिक कोई वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी बहुत जल्दी ढल नहीं पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो अगर हम उस टाइम पे इनके स्पेसिफिक एंटीजन से बनाई हुई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इम्यून कर देती है और काफ़ी हेल्प करती है उससे लड़ने में। तो जो स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुई है, वो है सार्स कोविड-19 के दौरान ये बनाई गई क्लोन 002S21F2। इसी के बारे में ये आज के न्यूज़पेपर रिसर्च में भी ये आया था। तो ये दोनों ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई करी गई हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करती हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके हम टाइप्स देख लेते हैं। मोनोक्लोनल, मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब होता है दो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक एक एंटीजन से बनाई जाती हैं, और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं काफ़ी सारे एंटीजन से लड़ने के लिए, उसके स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। तो मोनो और पॉली में आप उनके नाम से ही पता कर सकते हैं कि मोनो यानी सिंगल, पॉली यानी काफ़ी सारे। तो ये वर्क कैसे करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। जैसे कि एक ये है कोविड-19 का वायरस, और जब ये रिसेप्ट करता है, इसका रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है स्पेशली, उससे ये जाके हमारे सेल में जब अटैच होता है, तब जाके ये मल्टीप्लाई करने लगता है सेल के थ्रू। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या फिर जो नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये उनसे लड़ने के लिए ऐसे काम करती हैं कि ये जो उसका रिसेप्टर है उसे रिलीज़ नहीं होने देती हैं, और ये जाके सीधा एंटीजन यानी कि वायरस या बैक्टीरिया से जाके बाइंड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ना कि उसे रिसेप्ट करके सेल में गो थ्रू होने देती हैं। वो इससे जब हमारे सेल से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा, जैसे वो म्यूटेट होकर मल्टीप्लाई होता जाता है। ये फ़ायदा होता है एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ का काम करने का तरीका यही है कि वो उसे न्यूट्रलाइज यानी स्टेराइल कर देती हैं। तो जानते हैं कि इसके यूसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप एक और इमेज में ये समझ लीजिए, जैसे ये सार्स कोविड का वायरस है, और ये हमारे ह्यूमन सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं जो गेन करते हैं, जिनसे ये इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है
वायरस में और सेल में, उसके कारण वो इन्फेक्ट कर देता है ह्यूमन सेल को, और फिर वो ह्यूमन सेल मल्टीप्लाई हो के जाके बॉडी में वायरस अंदर आ जाता है। तो जो ये एंटीबॉडीज़ हैं ये जाके उनके स्पाइक प्रोटीन के अंदर, स्पाइक प्रोटीन एक स्पेसिफिक होता है कोविड-19 के वायरस में, जिसके कारण, जिससे वो कनेक्ट करता है ह्यूमन सेल से। ह्यूमन सेल में होता है एस रिसेप्टर, आप ये याद रखिए, और कोविड-19 के वायरस में होता है स्पाइक प्रोटीन। ये दोनों जब कनेक्ट करते हैं तो जाके वायरस मल्टीप्लाई होने लगता है। पर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़, जस्ट सेकेंड में आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जाके उसके स्पाइक प्रोटीन से अटैच हो जाती हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। एंटीबॉडीज़ उसके स्पाइक प्रोटीन से अटैच हो जाएंगी तो फिर वो जाके एस रिसेप्टर जो कि ह्यूमन सेल का होता है उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस बताए गए हैं रिसेंट रिसर्च में, जैसे कि इसे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, जो रिजेक्ट हो जाती हैं कई बार, कोई किडनी किसी को डोनेट करता है पर वो उसके साथ सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग कोविड-19 जिसके लिए स्पेशली अभी काफ़ी चर्चा में है, ओस्टियोपोरोसिस, आई कंडीशन, माइग्रेन्स, हाई कोलेस्ट्रॉल और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में। पर स्पेसिफिकली इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये मैन मेड एंथ्रोपोसीन है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैन मेड है ये स्पेसिफिकली। तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि जैसे बॉडी एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है अचानक से आने पे, वैसे ही इन्हें भी अचानक से एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स में हो सकता है रैश, फीवर, ठंडी लग सकती है अचानक से, ब्रेथ में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इसे प्रॉपर सेंटर में जाके इन्फ्यूज़ करवाना पड़ता है शॉट्स के थ्रू। इसे आइडेंटिफाई किया गया है ICMR, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ऐसा बताया जा रहा है, पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो ICMR, जो दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, ICMR की मिनिस्ट्री अलग है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री अलग है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में आपको फंसा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एपेक्स बॉडी है, फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन एंड बायोमेडिकल रिसर्च, और ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बॉडी मेडिकल रिसर्च बॉडी है इन दी वर्ल्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इसे बताया जा रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कि ये एक बहुत बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि इंडिया ने आइडेंटिफाई, जैसे इंडिया की बॉडीज़ ने ICMR और बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे आइडेंटिफाई किया है, तो ये हमें सेल्फ रिलायंट होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये जो डेवलप्ड कंट्री के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इंडिया भी उसी में प्रोग्रेसिव है, उसी की तरफ अग्रसर है। जब हम अपने आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा हमारी कंट्री में। उसी के लिए एक ये नया मूव है मेडिकल रिसर्च में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आप एक ही वर्ड में समझ जाइए, इट मीन्स रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और आप इसमें डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये हो सकता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स दैट एम्प्लॉय मोस्ट करेंट एंड हाई लेवल ऑफ IT डेवलपमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, टेक्नोलॉजी दैट रिफर्स frontiers of knowledge leading to innovation in IT industry organization और referred to as cutting edge। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और आपके पास इसकी PDF रहेगी तो आप देख सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बारे में जो मैंने आपको समझाया है डिफरेंस, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास इसकी PDF रहेगी, जब चाहे आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, और अगर टाइम मिले तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक करना, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।